हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स को। शुरुआत से देखेंगे हम लोग कि क्लास 12 की फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसकी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार क्लास 12 की फिजिक्स में है क्या। क्लास 11 की फिजिक्स में हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया के बारे में सारी चीज़ें देखी थी। फोर्स है, फ्रिक्शन है, जो वो चीज़ें हमको दिखाई देती थी। क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग अंदर चले जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर की बात होगी, वो दुनिया हमको दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जितना अच्छा आप इमेजिनेशन कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स हो जाएगी। इमेजिनेशन करना, है ना, खाली दुनिया में नहीं रहना है। जितना अच्छा इमेजिनेशन करेंगे फिजिक्स उतनी अच्छी हो जाएगी क्लास 12 की। तो देखते हैं आखिरकार क्लास 12 की फिजिक्स में है क्या। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हल्का सा। अगर हम लोग पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर लें तो ये चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैट, यानी कि इन 3 चैप्टर में मेरे पास जो मेरा चार्ज है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा रहेगा, रुका हुआ, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, यानी कि स्टेशनरी चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और चार्ज ये कह लो कि जब चार्ज रुका हुआ होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा और क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है और उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें वन बाय वन इन 3 चैप्टर में क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ये 4 चैप्टर में होना क्या है, यहाँ चार्ज रुका हुआ था, यहाँ चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्जेस। अब चार्ज के चलने की वजह से क्या प्रॉपर्टी वो दिखाता है और क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो वन बाय वन इन चारों चैप्टर में क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने आप में देख सकते हैं हमारी आधी फिजिक्स, हाफ फिजिक्स खत्म हो जाती है चार्ज के ऊपर ही। यानी कि अब एक बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। चार्ज यानी कि वो एटम के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग का इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, और अगर इमेजिनेशन सही कॉन्सेप्ट समझते हुए सही इमेजिनेशन कर लिया तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। फिर हमारे पास आता है 8वां चैप्टर जो कि EM वेव्स है, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, ओके चैप्टर है ये। फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये हमारा ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स एक में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जो हम लोगों ने काफ़ी हद तक शायद कुछ जनरल बातें 10th में इसके बारे में पढ़ी थी, और एक आएगी हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, यानी कि ये बात करेगी लाइट के बारे में, दोनों चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 14 भी आ जाता है। ठीक है, तो आखिरकार फिलहाल हम इसमें लेंगे। इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नए जमाने की फिजिक्स है। जो 11th में हमने पढ़ा, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन हमको दिखता था, वो चीज़ें पहले डिस्कवर कर ली गई, खोज ली गई। ये मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे बातें होंगी एटम की, न्यूक्लियाई की, यानी कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं और उसके अंदर लेटेस्ट गए हैं, जल्दी में गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मॉडर्न आज की फिजिक्स बोला जाता है। लास्ट में चैप्टर आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि आखिरकार किस तरीके से हमारे मोबाइल फोन्स, हमारी LED, हमारी सोलर लाइट्स, ये सारे किस तरीके से काम करते हैं और क्यों इतने ज़्यादा ये एफिशिएंट हैं। तो देख सकते हो क्लास, आधी फिजिक्स हमारी चार्जेस को लेकर के है। ठीक है, फिर आधी फिजिक्स हमारी टुकड़ों में बटी हुई है। ये हमारा पार्ट वेव का है, यानी कि ऑप्टिक्स लाइट का है। ये पार्ट हमारा एटम्स को लेकर के चलेगा, और ये एकदम ही अलग पार्ट रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है, देखेंगे इसको बाद में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अंदाजा लग गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट, यानी कि जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, ओके, तो हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफिंग करेंगे, कुछ जनरल बातें समझने की कोशिश करेंगे। इसका इंट्रो टाइप
कि आखिरकार ये चार्ज आए कहाँ से और किस तरीके से ये फोर्स वगैरह क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मैटर की, ठीक है, हम लोगों ने बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर बना किससे होता है? ऑल मैटर किसके बने होते हैं? हम सबको पता है, ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे मैटर एटम के बने हुए हैं, तो चार्जेस कहाँ होंगे? एटम के अंदर होंगे। हमने को ये बात भी अच्छे से पता है, 11th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एटम होता है, बीच में कौन होता है? प्रोटॉन होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी मैटर के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके ऊपर कहीं से कोई चार्ज आ सकता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गए? हमारे एटम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो आखिरकार फिर चार्ज आया कहाँ से, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई है, जो मैटर है एटम के बने होते हैं, और किसी बॉडी के पास अगर कोई चार्ज आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहाँ से होगा? कौन होगा? एटम होगा। यानी कि इसी में से चार्ज निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, क्या होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। फिर एक्चुअली हुआ क्या कि टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैटर, ये सोचा गया 11th में हम लोगों ने देखा था कि एक जो मैटर होता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मास, अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक टाइप का फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, हमको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता था, लेकिन अगर जैसे कि मैं अभी मार्कर से लिख रहा हूँ, या ऐसा समझ लो कि अगर मैं अभी इसको चौक से लिख रहा होता, तो इसको इस तरह से लिखने के बाद जो इसको चौक के पार्टिकल्स हैं वो इस बोर्ड पे क्या होते? चिपक जाते। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता तो उस चौक के पार्टिकल को क्या कर लेता? क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, खींच लेता। लेकिन वो चौक का पार्टिकल कहाँ चिपक गया है? इस बोर्ड के ऊपर। तो ये सोचने के लिए चीजें मजबूर हुई साइंटिस्ट को कि आखिरकार कोई ना कोई फोर्स और भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, जो कि इस बोर्ड को, चौक को, यानी कि उन्होंने उस समय अपने नजरिए से सोचा कि जो दो पार्टिकल्स को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो उसी सोच के चलते ये सोचा गया कि एक टाइप की फोर्स और भी होगी, और जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसकी डिटेलिंग आगे आएगी। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि आखिर चीजें हुई कहां से। तो टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैटर, तो अब ये समझ लो कि कोई भी मैटर दो टाइप के फोर्स लगा सकता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लगाएगा किसकी वजह से? अपने मास की वजह से। और दूसरा लगा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर वो चार्ज होगा तो। अगर वो चार्ज होगा, अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। बात करेंगे अभी चार्ज कैसे होगा वो। फिर नेक्स्ट बोल रहा है चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। यहां से समझ में आएगा हमको कि किसको हम चार्ज कहेंगे, किसको हम अनचार्ज कहेंगे। आखिरकार क्या डिफरेंस है एक चार्ज बॉडी में और एक अनचार्ज बॉडी में? देखो होता क्या है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ढेर सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। या फिर पहले एटम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मेरे पास एक एटम है, मान लेते हैं आयरन का है, ठीक है। तो इसके प्रोटॉन में कितने होंगे? न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होंगे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कितने होंगे? 26 होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी टोटल सारे ऑर्बिट मिला लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? सब मिला करके, यानी कि इसको हम बात कर लें अगर, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 26, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 26। क्लियर है। लेकिन अगर अभी ये क्या है मेरे पास? ये न्यूट्रल कंडीशन में है। ये क्या है? ये न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर यहाँ पर एक और आयरन का एटम रखा हुआ है जिसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 26 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 हैं। इन दोनों के बीच में मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, बट चार्ज, अभी ये चार्ज नहीं है। क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं सर चार्ज है तो यहाँ पर ढेर सारे। देखो दो बातें होती हैं, दो चीजें हमारे पास। एक है टोटल चार्ज और एक टर्म होता है नेट चार्ज।
तो टोटल चार्ज नो डाउट 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस के और ये माइनस के दोनों ने मिलकर एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, यानी कि कैसा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। टोटल चार्ज इसके पास 26 और 26 52 है, बट नेट चार्ज अभी इसके पास कोई भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, टोटल चार्ज तो है बट नेट चार्ज इसके पास कोई भी नहीं है। सेम इसी तरीके से इसके पास भी टोटल चार्ज तो है बट नेट चार्ज नहीं है। अब समहाउ किसी तरीके से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, देखिए सीखेंगे वो तरीका भी सीखेंगे किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। ये समहाउ किसी तरीके से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सपोज ट्रांसफर कर देता है इस वाले को। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटॉन तो है 26 बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 25, यानी कि 26 के प्लस और माइनस के 25, तो ओवरऑल इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है +1, तो ये हो गया माइनस के 27 और प्लस के 26। अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया है, -1। ये है नेट चार्ज, बात समझना। ये हम लोग यहाँ पे Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, ना कि 26 या 27। हम लोग जो हमेशा ध्यान रखना, जो फोर्स एक्सर्ट होगा किसी चार्ज की वजह से वो किसी भी बॉडी के नेट चार्ज की वजह से होता है, ना कि टोटल चार्ज की वजह से। सॉरी। सेम इसी तरीके से ये थी एक एटम की बात, ठीक है। अब अगर ऐसा ही होता, मान लो कोई मेरे पास बॉडी है, इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, मेटल की कोई बॉडी है आयरन की, इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स है, मिलियंस ऑफ एटम्स, ठीक है। और अभी हम सीखेंगे कि 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है, और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी तरीके से इसके अंदर से कुछ चार्जेस क्या होते हैं, निकल जाते हैं या आ जाते हैं, ठीक है। जब तक इसके ऊपर कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, तो ये बॉडी मेरी न्यूट्रल है। इसके पास टोटल चार्ज तो है बट नेट चार्ज नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, चार्ज और अनचार्ज बॉडी, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ध्यान रखना, जब तक बॉडी हमारी चार्ज नहीं होगी तब तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो हम पढ़ने जाएंगे अब इस पहला चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्स नहीं लगाएगी। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज बॉडी। अभी हम लोगों ने एक चीज देख ली है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक अगर एटम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तो जो ट्रांसफर कर रहा था वो कैसा हो रहा था, पॉजिटिव, और जिसके ऊपर जा रहा था वो कैसा हो रहा था, नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज बॉडी, यानी कि अब मान लेते हैं ये बॉडी भी चार्ज है और ये बॉडी भी चार्ज है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि जब भी एक प्लस और माइनस वाली बॉडी को हम लोग पास में लेके आते हैं, तो प्लस और माइनस ये लगाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अनलाइक चार्जेस, जो चार्जेस एक जैसे नहीं है वो कैसा लगाएंगे, अट्रैक्शन। और अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, ठीक है, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो ये आपस में क्या लगे, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन, ये एक दूसरे के ऊपर कैसा लगाएंगे, रिपल्सन, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज बॉडी, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ फोर्स 2 टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से, हम कह सकते हैं यहां पर, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव, ठीक है। चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं यहां पे चार्ज बॉडी की, फिर से मेंशन कर दूं मैं, चार्ज बॉडी 2 टाइप के फोर्सेस लगा सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, फिर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनका, बच्चे पूछते सर नाम प्लस माइनस से क्यों पड़ा।
प्लस माइनस का इसके पीछे खेल ये है, जो हमारे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर मान लो कोई बॉडी है मेरे पास और ये अभी प्लस है, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज है 2, और मैं अभी क्या करूं, इसको दूसरी बॉडी जिसके ऊपर माइनस के 2 चार्ज है, ठीक है, अगर मैं इसको इससे टच कर देता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि टच करने के बाद ये बॉडी कैसी हो जाती है, दोनों की दोनों बॉडी कैसे होगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे किस तरीके से न्यूट्रल होती है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होकर इसके पास चले जाएंगे, तो दोनों बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। और तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या कि जो फोर्स पहले मौजूद था वो फोर्स यानी कि इस प्लस की वजह से इस प्लस के ऊपर क्या लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, और इस माइनस के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये फोर्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैथ्स में होता है, +2 को +2 से करो तो कितना होता है, +4 हो जाता है, +2 को -2 करो तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उन्होंने क्या देखा, जस्ट लाइक नंबर्स, चार्जेस क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे आपस में और खत्म हो रहे थे। तो यहां से इन्होंने नाम दे दिया कि एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। बात सिंपल सी है, ये बात समझ में आ गई। चार्जेस जुड़ने पर क्या हो जा रहे थे, 0 हो जा रहे थे, प्लस माइनस, और प्लस प्लस ऐड हो जा रहे थे। तो यहां से सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया कि चार्जेस आर एडिंग लाइक सिंपल मैथमेटिक्स, तो इसीलिए उनके नाम पड़े प्लस और माइनस। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एक टॉपिक आता है 12th में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ये क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिरकार दो बॉडी चार्ज कैसे होती हैं। तो कोई होता क्या एक्चुअली, ये मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये जब आपस में इस तरह मान लो दो सरफेस हैं, इस तरह से रगड़े चिपके और हम लोग इसको रगड़ रहे हैं, तो इनकी सरफेस पे जो एटम्स होते हैं, इनकी सरफेस पे जो एटम्स होते हैं उनके शेल्स होंगे, और जब ये रगड़ रहे हैं तो जब हमने इनको ऐसे चिपकाया तो इनके शेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं इस तरीके से। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन इसमें फंस गए। अब मान लो इस वाले एटम के जो प्रोटॉन्स हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं, और जिसका पुल उतना अच्छा नहीं है, तो जब ये फंसने के बाद मैं इनको रगड़ूंगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, और पुल करने की वजह से इसके ये वाला प्रोटॉन स्ट्रांगली पुल कर रहा था अपने इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे नहीं, बल्कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो ये वाला एटम कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी बॉडी, और ये बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों को ऐसा कर लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इन दोनों को पास लाके मैंने रगड़ा तो इनके सरफेस पे जो एटम्स थे वो आपस में क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे में फंस जाएंगे, उनके शेल्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स, और जिसका स्ट्रांग पुल होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाएगा। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन खींच लाए इसमें से, तो ये वाली बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये वाली बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगी, ये बॉडी माइनस हो जाएगी। तो कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देगी, इसी को एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है, चेक किया गया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना दी गई। इसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना दी गई। इस सीरीज में हमने क्या देखा कि ग्लास, फ्रेनल, वुड, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स और प्लास्टिक जो सीरीज में पहले है वो आगे वाले को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तुरंत दे देता है। ठीक है, जो सीरीज में क्या है, जो सीरीज में आगे है वो, अगर मैं ग्लास को और वुड को आपस में रगड़ता हूं तो वुड इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है ना, जो सीरीज में आगे है वो पॉजिटिव होगा, जो सीरीज में पीछे है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो अब मेरे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोस्कोप, देखते हैं इसको।
इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है हम सिंपल इसका पता लगा सकते हैं। हम लोग करते क्या है, एक बोतल ले लेंगे कांच की, ठीक है, उसको पूरा बंद कर देंगे और यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप लेकर के उसमें इस टाइप से बहुत पतली, जैसे कि आपने देखा होगा ना गोल्ड फॉइल ले लेंगे या हम लोग सिल्वर की फॉइल ले लेंगे, जैसे बर्फी के ऊपर देखते हो परत होती है चांदी की, उतना पतला पीट के इस तरह से ये दोनों यहाँ पे लटका देते हैं। अच्छा, ये इसमें ग्लास जार में क्यों रखा गया, क्योंकि हवा आएगी तो हिल जाएगा, हम नहीं चाहते कि हवा की वजह से ये हिले। और ऊपर ये मेटल रहता है। हम लोग सिंपली करते क्या है, कोई चार्ज बॉडी होती है, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, जैसे ही हम इसको इससे टच करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरे में स्प्रेड करेंगे और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, स्प्रेड होते हुए फैलते हुए आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन होगा और ये जो फॉइल्स होंगी इस तरीके से पीछे की तरफ फैल जाएंगी। तो हमको पता चल जाएगा कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली रिपल्सिव प्रॉपर्टी का यूज करती है और बता देती है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे हम लोग क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव को जैसे हम इसे टच करेंगे तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सब गायब हो जाएंगे, ये वापस से अपनी जो ऐसे फैला हुआ था ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और हमको समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी भी क्या है, चार्ज है, बट इसके अपोजिटली चार्ज है। आई थिंक इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्कोप छोटा सा डिवाइस बनाया गया है ये चेक करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। और इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रॉपर्टी को यूज करता है, इलेक्ट्रोस्कोप यूज करता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी को, रिपल्सिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। फिर एक सवाल है, ये चीज सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, वाई ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं होता, है ना, प्रोटॉन भी तो ट्रांसफर हो सकता है, हर बार इलेक्ट्रॉन ही क्यों, इलेक्ट्रॉन बेचारे को ही क्यों हर बार ही ट्रांसफर होना पड़ता है। तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1837 टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये इतना हल्का होता है और कुदरत, नेचर हमेशा आसान काम को पसंद करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसीलिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब भी ट्रांसफर होना होता है तो कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ सिंपल एक बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है, वेट काफ़ी हल्का है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे देखते हैं। ओके, देखते हैं कुछ और टर्म्स जो हमको इसमें समझने हैं और जानने हैं। पहला टर्म है कंडक्टर। बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इंसुलेटर भी आप लोग जानते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करेगी और जो कंडक्ट नहीं करेगी उसके टर्म पे हम लोग डिफाइन करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को। इंसुलेटर को यहाँ पे, क्योंकि हमारी सारी बातें इस बार इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो रही हैं, तो इंसुलेटर में दो बातें हमको समझनी है। वो दो बातें क्या है, एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक है इंसुलेटर ब्रेकडाउन। अब मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि बताओ जो हवा है ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो क्या बोलना चाहोगे, कंफ्यूज। देखो, अगर ये कंडक्टर होती तो जो वायर जा रहे हैं हवा में, ठीक है ना, हमारे जो बिजली के वायर आ रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके हवा में आते हैं और हमको क्या लग जाता, करंट लग जाता, यानी कि हवा क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो क्या हवा को हम लोग कंडक्टर बना सकते हैं? तो शायद आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, जो हाई टेंशन वायर जाते हैं तो वहाँ से सुनते होगे तुम लोग कि उसने बिजली के तार के पास गया, बिजली ने खींच लिया। ये जो खींचने वाली जो वर्ड है ये एक्चुअली होता क्या है, इसी को समझना है हमको कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कि कोई इंसुलेटर है और इंसुलेटर के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में समझेंगे, इसी चैप्टर में सेकंड टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसके अंदर से पास करा रहे होते हैं इंसुलेटर के अंदर से, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये इंसुलेटर जो होता है ये किस में बदल जाता है, कंडक्टर में बदल जाएगा। यानी कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक इंसुलेटर बर्दाश्त कर सकता है इंसुलेटर बने रहने के लिए, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। डेट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो मैक्सिमम फील्ड जिसमें कि वो इंसुलेटर बना रहे, उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, और उसका जो ये कंडक्टर बनना, कन्वर्ट इनटू इंसुलेटर का कंडक्टर में कन्वर्ट होना, डेट इज कॉल्ड इंसुलेटर ब्रेकडाउन। आई थिंक दोनों टर्म क्लियर हो गए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के डिफाइन की गई है, इसकी वजह से ये इंसुलेटर बदल चुका है किसमें, कंडक्टर में, और इस चीज को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर ब्रेकडाउन। ओके, सेमीकंडक्टर्स यानी कि आधे इंसुलेटर आधे कंडक्टर, कुछ खास टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, और वो एक टाइम पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, किसको इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये बन जाते हैं क्या, कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये सारा खेल अपना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है इनका, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, डेट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। तो ये हमारे पास थी इस चैप्टर की कुछ टर्मिनोलॉजी जो समझना थी हमको इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आने से पहले। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, तब तक इसको आप नोट करें। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चार्जिंग अ बॉडी, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि हेडिंग में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। समझते हैं वन बाय वन इन सभी टर्म्स को। तो बाय रबिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे ये 2 पेन है, मान लो ये पेन वुड का बना होता है और ये प्लास्टिक का, मैं इनको ऐसे रगड़ रहा हूँ, तो होगा क्या, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, इसके सरफेस के जो एटम है और इसके सरफेस के जो एटम है ये इस तरीके से एक दूसरे में क्या होंगे, फंस जाएंगे। एटम के जो शेल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में इस तरह फंस जाएंगे, और जो स्ट्रांगली पुल कर लेगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा। तो रबिंग में सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक मैटर के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे मैटर के एटम्स के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है रबिंग में। नेक्स्ट देखते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब टच, कंडक्शन मतलब टच, यानी कि हम लोग किसी को टच करेंगे और वो चीज चार्ज हो जाएगी। कैसे, समझते हैं। मान लो ये एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, माइनस 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 माइनस। अच्छा, चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, प्लस भी होंगे इसके पास नो डाउट, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बॉडी में ज्यादा है। हमने क्या किया, दोनों बॉडी को टच करा दिया, कंडक्ट करा दिया, 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब होगा क्या, जैसे यहां से बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर में हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए और इसके पास भी क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए। ये प्लस माइनस के चार्ज ऑलरेडी इसके पास थे, ये कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए, और इस बॉडी के पास भी केवल कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रह गए। दोनों के पास चार्जेस क्या हो गए, इक्वल हो गए, और अब ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही अब मैं इन बॉडीज को अलग करूंगा तो इसके पास केवल रह जाएंगे 3 चार्ज, और ये वाली बॉडी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये हो गया कंडक्शन, टच करा करके हमने 2 बॉडीज को, एक चार्ज थी एक अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, न्यूट्रल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनचार्ज्ड बोल सकते हैं,
ठीक है, दोनों को टच कराया तो चार्ज वाली बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, चार्ज बॉडी पे अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर कर दिए। ये चीज बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब बिना टच किए, विदाउट टचिंग। ठीक है, इंडक्शन जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं इंडक्शन, ठीक है, दो फ्रेंड है या फिर तुम अपने फ्रेंड के कान में कुछ बोल दो, तुमने अपने फ्रेंड को छुआ नहीं और तुमने उसके कान में कुछ बोल दिया, अब वो फ्रेंड जाके किसी को जाके पीट आया, इसका मतलब क्या हो गया, तुमने इंड्यूस किया, इंडक्शन। इसी को कहते हैं इंडक्शन, बिना टच किए काम करवा लेना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो समझते हैं ये कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है, मान लेते हैं चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी है और ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, मैं इन दोनों बॉडी को पास लेके आता हूं, टच नहीं करूंगा, पास लेके आऊंगा बस। देखो मैंने टच नहीं किया है, केवल क्या किया, पास लेके आया हूं। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर के जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं इनको ढकेल देगा इस तरफ, और पॉजिटिव वालों को इस तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी के इस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो या नहीं पढ़ा हो, अर्थ को मदर अर्थ कहते हैं। ढेर सारे चार्जेस अपने अंदर ले सकती है, ढेर सारे चार्जेस किसी को दे सकती है, इसीलिए हम इसको मदर अर्थ कहते हैं। अच्छा, इस तरफ चार्जेस क्या थे, ज़्यादा थे, तो ये सारे चार्जेस क्या कर जाएंगे, अर्थ में फ्लो कर जाएंगे और ये सारे चार्जेस यहाँ से गायब। उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस बॉडी को दूर कर देंगे, ये बॉडी अपनी दूर हो गई, ये बॉडी दूर हो गई, और हम लोग क्या देखते हैं, ये प्लस चार्ज पूरे में फैल गए। अब ये बॉडी मेरी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन तीन मेथड्स के थ्रू किसी बॉडी को या किसी मैटर को चार्ज किया, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ओके, इसी को हम लोग, अच्छा सॉरी, बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में क्या लिखें, तो कुछ नहीं लिखना है। जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, लिखने में दिक्कत है, वो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, और जिन लोगों की इंग्लिश ओके है लिख सकते हैं। यही सेम प्रोसेस ऐसा ही एज इट इज एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना है, रटना कुछ भी नहीं है। समझ लिया, दैट्स इट। इसकी हिंदी बनाओ दिमाग में और इसी को लिखना चालू करो, यही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं हमारे पास अगली हेडिंग है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगली इस हेडिंग में देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हमें समझना होगा। ये प्रॉपर्टीज कई जगह अप्लाई होंगी और हमारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों को सॉल्व करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। देखो नाम ही बता रही है एडिटिविटी, मतलब चार्जेस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट like simple algebra, add and subtract। ठीक है, हम सिंपली कह सकते हैं दे आर सिंपली चार्जेस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ढेर सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये तो अभी न्यूट्रल है, मान लो इसके पास सपोज दो चार्जेस एक्स्ट्रा हैं या चार चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चार्जेस के ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा। ये डैश का मतलब है नेगेटिव चार्जेस, इसके ऊपर एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको इसके पास कोई दूसरी नेगेटिव बॉडी लेके आता हूं, दूसरी एक नेगेटिव बॉडी लेके आता हूं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चार्ज थी नेगेटिवली।
इस बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी को टच किया और कुछ और चार्जेस क्या किए, इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए। सपोज इसने और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो आफ्टर ट्रांसफर नेट चार्ज इस बॉडी के पास कितना आ जाएगा, 5 पहले ही थे, 1 2 3 4 5 और 4 ये आ गए, 5 + 4 दैट्स इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन या 9q। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कई बार 9q के टर्म में भी डोनेट किया करेंगे, ठीक है। और इसके पास, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, यानी कि हमने क्या देखा, ऑलरेडी इसके पास -5 था, हम लोग कह सकते हैं इसके पास -5 था, और फिर और कितने आ गए, -4 आ गए। तो टोटल चार्ज के पास कितने हो गए, -9 इलेक्ट्रॉन। सपोज अगर उल्टा होता, ये बॉडी हमारे पास, अब सपोज ये कोई बॉडी है मेरे पास और ये बॉडी के पास कुछ प्लस चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, मान लो 5 प्लस चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। ये बॉडी 4 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर करती है, 1 2 3 4। अब अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं इसमें, तो इसमें पहले ही कितने चार्जेस थे, +5 प्लस और कितने चार्जेस आए, -4। अब नेट कितना बचा इसके पास, -1। तो हम लोग देख सकते हैं, सिंपल मैथ, हम लोग चार्जेस कैसे हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चार्जेस सिंपली ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज की क्या शो करती है, एडिटिविटी। बात समझ में आ गई। किसी के बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, सम कर देंगे विद साइन। नेगेटिव साइन, अगर प्लस चार्जेस हैं तो प्लस का साइन लेकर सम करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लेकर के सम कर देंगे। तो सिंपल जोड़ देना है हमको उनके साइन के साथ। तो नेट चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज, ध्यान रखना, दिस इज नेट चार्ज, दिस इज नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, क्वांटाइज वर्ड आप लोगों ने क्लास 11th में जब बोर मॉडल पढ़ा होगा तो वहां पे सुना होगा क्वांटाइज। क्वांटाइज में हमने कहा था ना कि पैकेट जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। और यहां पे हम लोग कह रहे हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लैंग्वेज क्या है हम लोगों की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझो अच्छा जरा। ये कोई बॉडी है, इसने जब अपने अंदर से चार्ज को निकालेगी तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। क्या ये 0.5 इलेक्ट्रॉन यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है क्या अपने अंदर से, बिल्कुल नहीं। यही है क्वांटाइज्ड, या तो पूरा 1 निकालेगी या बिल्कुल नहीं निकालेगी, 1 निकालेगी, 2 निकालेगी, यानी कि इंटीजर्स में निकालेगी, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लो इस बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, n इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज q कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, n निकाल दिए, और हर एक की वैल्यू कितनी थी, e थी। तो फॉर्मूला क्या बना, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n × e। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। उल्टा होता अगर इसके पास n इलेक्ट्रॉन आ गए होते कहीं से, ठीक है, तो ये चार्ज कहीं से आए होते तो ये वैल्यू कैसी हो जाती, नेगेटिव। तो प्लस माइनस डिपेंड करेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ q = +- ne। अगर ये अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये बॉडी +ne हो जाएगी। अगर इसके पास n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का ne हो जाएगा। तो क्या समझे यहां से, और n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से। n नेवर बी अ फ्रैक्शन, नेवर बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज एक चार्ज की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब अगर मान लो किसी बॉडी से चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं तो कितनी वैल्यू होगी, n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब सपोज तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है वो, सपोज इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूं मैं। एक ऑप्शन दे रहा है 3.2 × 10⁻⁻19, और एक ऑप्शन है इसमें 0.8
इंटू 10⁻⁻⁹ और या फिर कह लो 0.8 नहीं है, इसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू 1.6, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹। सपोज ये वैल्यू है। क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम पॉसिबल है या 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम पॉसिबल है। बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है कि चार्ज तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं, ये टोटल चार्ज की वैल्यू है, ये Q1 है और ये Q2 है। अब ये टोटल चार्ज की वैल्यू है तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से निकालना तुम लोग n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 फुल आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। और तुम देखोगे जब यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n इक्वल टू Q/E, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये आ गया मेरे पास n1 और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.6। तो अपने आप ही देख लो, 16 दूनी 32, यहाँ पे ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये वैल्यू पूरी नहीं कट रही है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम n कैलकुलेट करेंगे और वहां से डिसाइड करेंगे कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी के ऊपर या पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आई थिंक क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया है। क्वांटाइजेशन क्या है कि नेट चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कितना पॉसिबल हो सकता है, वो E का n टाइम्स टोटल, जो हमेशा मैंने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या आएंगे, और जितने आएंगे उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी हमको मिल जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज, क्वांटाइजेशन, ठीक है। लास्ट हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है 11th में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, तो वो भी कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है और ये भी कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है। सॉरी, तो कंजर्वेशन क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या बात करता है, ये बोल रहा है कि मान लो कोई सिस्टम है, ये दो लोग हैं, दो मैटर है, बॉडी है, दोनों में फ्रिक्शन हुआ, इसके पास पहले मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी कितने थे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। दोनों के पास नेट इलेक्ट्रॉन कितने थे 200। दोनों ने आपस में फ्रिक्शन किया और कुछ 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, ये कहानी थी इनिशियल। अब फाइनली क्या हुआ, इसके पास कितने रह गए केवल 90 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने आ गए 110 इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल होता है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसको बाहरी दुनिया से, ये सिस्टम एक अलग है, ये पूरा एक सिस्टम था, हमने रगड़ा तो ये एक सिस्टम बन गया। तो एक सिस्टम की बात करूं तो अभी भी टोटल चार्ज कितने हैं 200, ये मतलब इस टोटल सिस्टम के पास पहले भी चार्ज 200 थे, अभी भी चार्ज कितने हैं 200 हैं। दे जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट पूरे सिस्टम के चार्ज 200 पहले भी थे और 200 अभी भी है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं हम लोग कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फेज का, उसमें ये सारा एक तरह से इंट्रो पार्ट है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो बहुत सी चीजें हैं जो आगे की वो समझ में नहीं आएंगी। तो इस वीडियो को गो थ्रू करें, वापस से रिवाइज करें, कोई चीज अगर छूट गई है और कोई चीज आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और इसको पढ़ें और रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट।